हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज़ में, जिसमें हम लोग डेली न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन तो नहीं, बेसिकली हम लोग इंपॉर्टेंट हाइलाइट जिनके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना है, जिनको पढ़ना है और किस तरह से वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जो हम लोग विचार विमर्श करते हैं। क्लियर। और देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग जो है, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज है। जैसे अगर मान लीजिए मैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव की बात करूंगा तो शाम को 6:15 बजे जो है वो हमारी एक क्लास रहती है, आप उसको देख सकते हो। मेंस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो सैटरडे को क्लास रहती है, आप वहां से देख सकते हो। नहीं तो जो भी सोर्स आप अभी तक फॉलो कर रहे हो, जिस भी ऑनलाइन वेबसाइट को आप पढ़ रहे हो, जिस भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हो, आप उस पर रिलाई करिए, आपको जो डेली इन्फॉर्मेशन है वो जरूर मिलेगी। लेकिन देखिए, जो अखबार या न्यूज़पेपर है वो हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग देता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूज़ पढ़ा रहा होगा या बता रहा होगा, तो उसकी जो पर्सनल बायसनेस है वो कहीं ना कहीं उस न्यूज़ के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन जब न्यूज़पेपर आप लोग रीड करते हो तो आप उसको अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो। क्लियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़ के लिए तो चलिए ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस पर्सपेक्टिव से तो सही है। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी भाषा है, किस तरह से आपने सेंटेंस क्रिएशन करनी है, किस तरह से बिल्डअप होगा पूरे के पूरे आर्टिकल का, जब आप लोग स्पेसिफिकली ओपिनियंस या जो एडिटोरियल्स हैं उनको रीड करते हो, तो वहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो पता लगना शुरू होता है। तो यही कारण है कि अखबार ज़रूर पढ़िए, रोज पढ़िए, बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। अगर आप लोग बिल्कुल नेसेंट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, यानी कि अभी आपने 1 महीना 2 महीने पहले जो वो तैयारी शुरू की हुई है, क्लियर, तो बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग बाकी चीज़ें भी साथ साथ में कर रहे होंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली हुई है, जिनको बेसिक क्लियर है, वो न्यूज़पेपर के ऊपर आई थिंक 1-1.5 घंटे में जो सब्सटेंशियल या सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उसको वो पढ़ के इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अखबार या न्यूज़पेपर जो है ये भी टाइम लेता है समझने में। क्लियर है। हम ऐसा सोचें कि आज से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो कल से समझ आना शुरू हो जाएगा, तो वो चीज़ बड़ी ज़्यादा सही नहीं होगी। क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो जब हम लोग बेसिक जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, क्लियर, जब इनके बारे में हम लोगों को आइडिया रहता है तो अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना अपने आप ही आसान हो जाता है। क्लियर। लेकिन साथ में आप लोग न्यूज़पेपर के ऊपर आधा पौना घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा जो है वो डेली ज़रूर लगाइए। चाहे आप उसको 30% रीड कर रहे हो, 40% रीड कर रहे हो, जैसे जैसे 1-2-3 महीने में आप लोग अपनी प्रोसेस या अपनी प्रोग्रेस को एसेस करोगे तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद ऐसा टाइम आएगा जब आप न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको आप लोग कवर कर पाओगे। शुरुआती दौर में ये मुश्किल रहता है। क्लियर। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वापस आते हैं। और आज जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, अब देखिए, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने की शुरुआत जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और कंसिस्टेंसी दूसरा जो मुश्किलात है जो स्टूडेंट्स के द्वारा फेस की जाती है। अगर आप 1 महीने तक रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो अपने आप आपको न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग और अपने आप आपको न्यूज़पेपर की आदत पढ़नी जो है वो शुरू हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए, जैसे ये वाली स्पेसिफिक न्यूज़ है, ये स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो फ्री मूवमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। और हम लोगों ने लास्ट वीक में भी जब इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात की थी तो हमने देखा था कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है उसके ऊपर फेंसिंग करने की शुरुआत करने जा रही है। क्लियर। क्योंकि अभी तक जो है वो 2018 में इंडिया और म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। क्लियर। जिसको जो है वो हम लोग कहते हैं FMR, दैट इज फ्री मूवमेंट रेजीम। तो FMR के अंदर क्या था कि जैसे मान लीजिए इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर है, तो बेसिकली इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर आपने किसी भी दूसरी या इंडिया के अंदर किसी बाहरी इंडिविजुअल ने आना है तो उसको वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी, वीज़े की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन FMR के अंदर जो है वो 16 किलोमीटर तक कोई भी जो म्यांमार का इंडिविजुअल है जो बॉर्डर एरियाज में रह रहा है वो इंडिया में आ सकता है 16 किलोमीटर तक। क्लियर। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग जिस तरह से डिवीजन देखते हो, जिस तरह से बाउंड्री देखते हो, तो बहुत सारी ऐसी एथनिसिटीज़ हैं, क्लियर, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो हमें दोनों जगहों के ऊपर देखने को मिलती है। और इन दोनों के बीच में जो कल्चरल लिंक है उसको प्रिजर्व, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो FMR शुरू किया गया था। क्लियर। लेकिन उसका कारण जो है वो अब हम लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर। जिसमें इंसर्जेंसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट की जा रही हैं। क्लियर। तो यही कारण है अब इंडिया जो है वो इसको बंद कर रहा है और यहाँ पे जो है वो फेंसिंग करने की शुरुआत कर रहा है। क्लियर। तो बेसिकली जो है ये हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आई हुई है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो फ्री मूवमेंट अलॉन्ग द बॉर्डर विद म्यांमार बीइंग सस्पेंडेड, जो अभी तक हो रही थी उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। क्लियर। तो देखिए, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ है स्पेसिफिकली, क्योंकि जब हम लोग HPA जनरल
स्टडीज़ पेपर 2 की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, क्लियर। और वहाँ पे जो म्यांमार है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट नेबर है, क्लियर, जिसके साथ हमारे जो रिलेशन है वो इन जनरल सही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ परेशानियाँ भी हैं। तो यही कारण है जो FMR है वो एक पर्सपेक्टिव यानी कि एक नया पॉइंट जो है वो हम दोनों के रिलेशंस के अंदर जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, या इन जनरल भी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों से पूछा जा सकता है, क्लियर। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, एक जनरल इन्फॉर्मेशन ही है यहाँ पे। लेकिन FMR जो पहली बार अखबार पढ़ रहे होंगे उनको FMR के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से अब इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा सही शब्द है क्योंकि सरकार के द्वारा यही वर्ड यूज़ किया गया है, क्लियर। तो पहली न्यूज़ जो है वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिकली इंडिया और म्यांमार। तो जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी, या जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था वहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस तरह से जो है वो न्यूज़पेपर से हमें एक एक डायमेंशन मिलता है, क्लियर, एक एक डायमेंशन। जैसे जब आप इंटरनेशनल रिलेशन इन जनरल पढ़ते भी हो तो आप इंडियन म्यांमार का पूरा इतिहास है ना, सारे अलग अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक है ना, सारे के सारे सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट, हर एक पहलू के ऊपर डिस्कशन करते हो। अखबार जब हम पढ़ते हो तो हमें एक नया नया पॉइंट के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्लियर, वो मिलती रहती है, हमारे पास फॉर्डर आता रहता है और हमारा जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो एनरिच होती रहती है, क्लियर। तो इस तरह से न्यूज़पेपर जो है वो हमारे लिए मदद करता है, हमारे लिए हेल्प करता है। दूसरी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। देखिए ये भी अगेन म्यांमार से ही रिलेटेड है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, दैट इज़ कलादान प्रोजेक्ट। तो वैसे तो एस्टिमेशन था कि ये प्रोजेक्ट जो वो 2023 में ख़त्म हो जाएगा, पहले था कि 2018 में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कलादान प्रोजेक्ट जो वो जिस जगह के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, कलादान बेसिकली जो वो म्यांमार के अंदर एक नदी फ्लो कर रही है, क्लियर। ये बेसिकली जो कलादान प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे कोलकाता को जो है वो सीधा सीधा जो है वो जोड़ेगा राखीन स्टेट के साथ। राखीन स्टेट जो है वो कहाँ पे है, राखीन स्टेट जो है वो म्यांमार के अंदर है, क्लियर। और वहीं पे ही एक नदी है जिसका नाम कलादान है, जिसके नाम पे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम भी पड़ा था। तो इंडिया का एक बड़ा ही है ना, क्योंकि हम लोग जो है वो बेसिकली साउथ ईस्ट के साथ जो वो लिंकेज डायरेक्टली एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कलादान प्रोजेक्ट जो उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है इस टाइम पे म्यांमार में? अब देखिए इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर की कहानी तो ठीक है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे का कारण क्या है कि म्यांमार के अंदर अगर आप स्पेसिफिक टाइम पे देखोगे तो म्यांमार के अंदर जो हम लोगों को सिविल वॉर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो वहाँ की मिलिट्री आर्मी है और एक अराकान आर्मी है, उन दोनों के बीच में जो स्पेसिफिक टाइम पे अलग अलग जगहों के ऊपर जो वो बैटल हो रही है, लड़ाई हो रही है, क्लियर। तो राखीन की जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, कुछ समय में शायद ऐसे चांसेस हैं कि जो रेबल सेनाएं हैं वो स्पेसिफिक एरिया के ऊपर भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेगी। लेकिन अभी इस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो हमारा ये जगह है दैट इज़ पालेटवा, क्लियर। तो पालेटवा जो है, जो हम लोगों को मिजोरम के नज़दीक भी देखने को मिल रही है, क्लियर। यहाँ पे जो है वो इनके द्वारा, रेबल्स के द्वारा जो वो प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लिया गया है और कुछ समय में चांसेस हैं कि शायद राखीन के ऊपर भी कर लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी यानी कि वहाँ की तरफ से, यानी कि म्यांमार की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्लियर, तो वो तो ये कह रहे हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट जो है वो अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन देखते हैं कैसे कैसे समय आगे बढ़ेगा और किस तरह से जो वो म्यांमार की पॉलिटिकल सिचुएशंस में से जो पूरे का पूरा जो परिस्थितियाँ हैं उनमें हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा, क्लियर। तो अगेन ये भी म्यांमार पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव आ गया कि जो हमारा कलादान प्रोजेक्ट है वो क्या है। तो देखिए इस पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो एक्सटेंड करेगा, क्लियर। क्या क्या इसमें हिंड्रेंसेज आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले रोहिंग्यास की प्रॉब्लम आ रही थी और इस स्पेसिफिक टाइम पे जो इनके बीच में सिविल वॉर चल रहा है इंटरनली, क्लियर, वो भी एक प्रॉब्लम जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कॉज कर रहा है। तो ये वाला जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है ये इसके बारे में जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, क्लियर। तो समझ आ गई आप लोगों को कहानी यहाँ पे। तो दिस इज़ योर सेकंड न्यूज़ जो अगेन म्यांमार से ही रिलेटेड है। तीसरी न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। एमपीसी की मीटिंग आप लोगों की हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, क्लियर। तो उसमें जो है वो किसी भी तरह का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई चेंजेस हम लोगों को देखने को नहीं मिले। कल ही इसके द्वारा जो अपनी डिक्लेरेशंस की गई थी, क्लियर। और साथ में जो है वो बस ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको कि रेपो रेट कितना है, क्लियर, रिवर्स रेपो कितना है। तो उसमें कोई चेंजेस जो है इस बार तो नहीं हुए, क्लियर। तो जो पुराने वाले रेट्स थे वही होल्ड करेंगे। साथ में यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है वो कुछ अपने टारगेट्स भी स्पेसिफाई किए गए हैं कि इन्फ्लेशन को वो ना 2020 साल में कितना रखेंगे, हमारी अप्रैल से लेके पूरे 12 महीनों का जो ग्रोथ रेट होगा उसकी प्रोजेक्शन कितने % की रहेगी। तो काफ़ी बार ये जो डाटा है ये हम लोगों के लिए रेलेवेंट होता है और प्रीलिम्स में काफ़ी बार जो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जो वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। तो अगेन क्वार्टरली जो है वो ये रिव्यू आएगा देन, तो आप उसके ऊपर जो वो प्रॉपरली फोकस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वोल्केनो इन आइसलैंड इरप्ट्स फॉर द थर्ड टाइम सिंस दिसंबर, क्लियर। अब देखिए बड़ी बार हम लोग एग्जाम के अंदर जो है वो ऐसी जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, क्लियर, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइसलैंड के अंदर जो है वो एक वोल्केनो है जो बार बार इरप्ट होता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वोल्केनो सिलिंगर फेल, क्लियर।
सिलिंगर फेल जो है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्योंकि आइसलैंड जो है वो न्यूज़ में आ गया, तो देखिए ज्योग्राफी में बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जैसे कोई न्यूज़ आ गया तो सवाल यहाँ से बन सकता है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है ये, क्योंकि मेंस में हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पे हम लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। लेकिन प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है उनके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पे है, उसके साथ साथ आइसलैंड को जब वो मैप में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज उसके साथ टच कर रही है, कौन सी सी हैं, बे है, बाइट हैं, क्लियर, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो ये सारे के सारी जानकारी जो है वो आपके पास एक जगह के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग काफ़ी बार देखते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, 400 स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट टू मिस जून 30 डेडलाइन, स्टेट्स मस्ट टेक ओवर, पैनल टोल्ड। क्लियर, तो बेसिकली जो है वो आप सब लोगों को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो वो स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था। तो अभी 2024 में जो है वो, वैसे तो 23 में उसका डेडलाइन था लेकिन उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो 24 में उसकी डेडलाइन रखी गई थी। तो अभी भी है कि 400 स्मार्ट सिटी मिशन ऐसे हैं जो अपनी डेडलाइन को मिस कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन का क्या स्टेटस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 14 में लॉन्च किया गया था, तो 10 साल के अंदर अंदर या 10 साल के बाद जो उसका क्या स्टेटस है, उसकी जानकारी, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो सरकार के अकॉर्डिंगली जो है वो टोटल 7,970 टोटल प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें से 400 प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और उसके साथ साथ कितना कितना परसेंट जो है वो उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हुए हैं की जगह 30 है, 40 है, 50 है। तो वो सारे का सारा जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ साथ आज क्योंकि काफ़ी समय हो गया उसको लॉन्च किए हुए, तो उसके असेसमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए आप लोगों को। और क्योंकि ये हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट या यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है, तो सरकार की ही जानकारी है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग इसको सोर्स को साइट कर सकते हो। और साथ में जो डाटा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो परफॉर्मेंस है, किस हद तक जो वो स्मार्ट सिटी मिशन ने अपने काम किया और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, कि किस तरीके से जो, जैसे नॉर्मली अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो हिली स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन जो हम लोगों को उतनी स्पीड से आगे बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्लियर, काफ़ी जगहों के ऊपर जो वो मिशन पूरे का पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। तो पूरी असेसमेंट जो है, क्लियर, कितना परसेंट कहाँ पे हुआ है, कितना लैक कर रहे हैं, क्लियर, ये पूरा जो डाटा है वो आप लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो वो जनरल स्टडीज पेपर 2 में जो हमारे लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स हैं, क्लियर, उनके ऊपर जो है वो HPGS2 पर्सपेक्टिव से ये वाली न्यूज़ जो रेलेवेंट रहेगी। क्लियर, और असेसमेंट यानी कि जो डाटा हम लोगों को चाहिए होता है अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, वो डाटा जो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ये न्यूज़ हैं, आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में जो टूरिज्म की हमारी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, क्लियर, उनसे रिलेटेड जो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। और देखिए जिस तरह से आजकल पैटर्न चेंज भी हो रहा है, यानी कि है ना, पुराने टाइम पे कुछ सालों पहले, 2-4 साल पहले तो ऐसा होता था कि सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी प्रिपरेशन खुद ब खुद करते थे। अब क्या हो गया है कि हिमाचल स्पेसिफिक है ना, जैसे कोचिंग है, कंटेंट अवेलेबिलिटी तो वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऑलमोस्ट हर एक के पास जो वो सेम कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी है। तो आप अपने कंटेंट को दूसरे से अलग कैसे करोगे, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगेन ऐसा नहीं है दूसरे से अलग करने के चक्कर में आप सब कुछ नहीं ऐड करो, काफ़ी चीज़ें कॉमन रहेगी, कंसेप्ट कॉमन रहेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स की बात करोगे, जब आप किसी चीज़ को पिक करने की बात करोगे, तो दूसरों से आप कैसे एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो हिमाचल प्रदेश के जब हम मेंस को लिखते हैं तो वहाँ पे चाहे जनरल क्वेश्चन है या हिमाचल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हिमाचल स्पेसिफिक क्वेश्चन भी 33% डोमिनेट करते हैं। क्लियर, तो वहाँ पे जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स, जितने ज़्यादा करंट रेफरेंसेज जब आप लोग पिक करोगे, और कभी कभी हम लोग देखते हैं प्री में भी और मेंस में भी कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर ही होते हैं, जो आपको किसी भी किताब, किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर, तो यही कारण है जो अखबारें वगैरह पढ़ना ही हम लोगों के लिए थोड़ा सा रिलेवेंट रहता है। तो बेसिकली क्या है कि NGT के द्वारा जो है जो कोक्सर डिग्रेडेशन, यानी कोक्सर जो आप लोगों को पता ही है कि लाहौल एंड स्पीति के अंदर जो है वो एक जगह है, तो बेसिकली वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी कोई टेक्निक नहीं है। वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ उनके द्वारा जो सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपरली जो वो डिकम्पोज नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है जो हमारा ऑलरेडी ये इको सेंसिटिव जोन है जो 6-7 महीने तक जो वो बर्फ़ के अंदर ढका रहता है, वहाँ पे डिग्रेडेशन जो है वो कॉज हो रही है। तो NGT के द्वारा जो है ये नोटिस जो है वो सेंटर और स्टेट को जो वो दिया गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी पहले ऑर्डर था, तो NGT जो वो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सी बात है कोक्सर है, कौन से एरिया में है, क्लियर, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी रेलेवेंस है, और क्या प्रॉब्लम जो हम लोगों को टूरिज्म, क्योंकि जब हम लोग टूरिज्म या एनवायरमेंटल कंसर्न्स की भी बात करेंगे तब हमारे लिए एक एग्जाम्पल के रूप में आ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश परस्पेक्टिव, HPG के परस्पेक्टिव से ये वाली न्यूज़ जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ साथ नेक्स्ट इज पिटफॉल्स फॉर टूरिस्ट। तो जैसे कि आप लोग हर साल ही देखते हो हिमाचल प्रदेश में जो लोकल लोग हैं, हम आइडिया रहता ही है कि बड़ी बार हम लोग खबरें देखते हैं कि अच्छा बच्चे बच्चे तो मतलब जो है ना यंग लोग हैं 22-23 साल के, क्लियर, वो जो है वो आजकल ठंड के टाइम पे जो है वो एडवेंचरस करने के चक्कर में जो काफ़ी बार ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे या तो वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा उनको मार कंज्यूम कर लिया जाता है, या फिर उनका पाँव फिसल जाता है, वो है ना कहीं गहरी खाई में गिर जाते हैं। तो बड़ी बार हर साल ऑलमोस्ट इस तरह की न्यूज़ जो हम लोगों को देखने को मिलती है, तो इसी तरह की न्यूज़ इस बार भी घटित हुई है। तो ये बेसिकली बताया गया है कि किस तरह से जो इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए अगर आप हम सब लोग जो रहते हैं वहाँ पर हमें पता है कि जो लोकल लोग हैं उनको तो आइडिया रहता है, लेकिन जो बाहर से आएगा उसको कभी भी पता नहीं होगा कि कहाँ पे किस तरह का वाइल्ड एनिमल हो सकता है, कहाँ पे एकदम बिल्कुल स्टीप है ना खाई हो सकती है जहाँ पे किसी का पाँव फिसले तो कहीं जो है उसके चोट ज़्यादा लगने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर। और वहाँ पे साइंस जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बेसिकली उसी तर्ज के ऊपर कि जो टूरिज्म में ये वाला जो एस्पेक्ट है, स्पेसिफिकली बाहर के जो लोग हैं, क्लियर, उनके साथ जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो अगेन GS3 में टूरिज्म परस्पेक्टिव से रेलेवेंट है कि किस तरीके से वहाँ पे प्रॉपर साइन लगाए जाएँ, लोगों को अवेयर किया जाए, बताया जाए कि कहाँ पे किस किस तरह के वाइल्ड एनिमल का थ्रेटन खतरा जो है वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उस तर्ज के ऊपर जो वो हिमाचल प्रदेश परस्पेक्टिव से वाली जो न्यूज़ है ये रेलेवेंट है, क्लियर। इसके साथ साथ हिमाचल में फर्स्ट स्पेस लैब आई है बिलासपुर के अंदर, शायद आप लोगों को पता होगा, बड़ी पुरानी न्यूज़ है, अभी फिर से जो है हम लोगों को न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। और ये बेसिकली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं है, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की पहली स्पेस लैब जो है वो खुली है, जो बच्चों को प्रॉपर्ली एक्सपोजर्स देगी, जो अलग अलग स्पेस प्रोग्राम हमारे द्वारा लॉन्च किए गए थे, क्लियर। तो प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से थोड़ा सा जो है वो रेलेवेंट रहेगा, क्लियर, डायरेक्टली क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है नो फायर सिस्टम एफिलिएशन ऑफ 1136 प्राइवेट स्कूल्स विद हेल्ड, क्लियर। तो बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसके द्वारा जो 1136 प्राइवेट स्कूल्स की जो एफिलिएशन है, क्लियर, उनको होल्ड कर दिया गया है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है हर स्कूल में जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो होने चाहिए, क्लियर। तो बेसिकली जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में जो आप इस लाइन को कोट कर सकते हो, पूरा आर्टिकल पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्लियर। इसके साथ साथ लोसर पर परोसी जाएगी हिमाचली धाम। तो लोसर फेस्टिवल के बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा। लोसर फेस्टिवल जो है वो तिब्बतियन फेस्टिवल है और अभी लोसर फेस्टिवल जो वो 10 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो वहाँ पे जो है वो इस न्यूज़ का जो है वो जिक्र किया गया है। हालांकि ये शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये है कि लोसर फेस्टिवल क्या है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्लियर, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ हिमाचल पर स्पेसिफिक न्यूज़ हैं, क्लियर। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी जिनके बारे में जो आप लोगों ने ध्यान केंद्रित करना है। बाकी अखबार पढ़ते रहिए, फर्स्ट पेज, एडिटोरियल्स, इंटरनेशनल पेज, नेशनल पेज, और अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हो तो स्पोर्ट्स भी पढ़िए क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर भी हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये जो है वो आज की इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।